गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिख रहा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट में इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक निकाल लो, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं अपन, और आईबी का जो यूनिट नंबर पढ़ रहे हैं ना, आईबी का जो यूनिट नंबर पढ़ रहे हैं, वो यूनिट नंबर कौन सा है आपका? यूनिट नंबर है आपका 5, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 5 जो आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा बताया तो थोड़ा बड़ा है यूनिट है, तो 2 क्लासेस तो लेगा, कम से कम 2 हो सकता है 3 ले जाए। अब देखो, ग्लोबल ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये अलग अलग टॉपिक है सारे। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, भैया अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूं ना, तो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। ग्लोबल ई बिजनेस एक टॉपिक है आपके पास में। एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी टॉपिक है। कितने टॉपिक हो गए? 1 2 थर्ड आपका इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट 3, ग्लोबल ई बिजनेस 4 एंड एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी 5। तो इस यूनिट में 5 टॉपिक है। यूनिट थोड़ी बड़ी है, पर कोई बात नहीं, कवर अप हो जाएगी इसमें। अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डालो हेडिंग डालो, टॉपिक का नाम लिखो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इस टॉपिक को क्या बोलेंगे? बोलो, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको अपन बोलेंगे IHRM। देख लो भैया फटाफट, IHRM। 10 से 15 मिनट बाद आप ये बोलोगे, इससे याद हो गया टॉपिक। पूरा टॉपिक नहीं याद करा दूंगा आपको, किसी की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब ये IHRM में है ना, आई हटा देते हैं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, छोड़ दो। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल वर्ड को छोड़ दो। अपन सिंपल पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तो पढ़ सकते हैं अपन। तो अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, आप तो बस जो मैं बोलूं वो लिख लो। उसके बाद में पूरे चैप्टर को रिपीट कर दूंगा, पूरा टॉपिक रिपीट हो जाएगा। एक बात बताओ, एक कंपनी के अंदर एचआर, एक कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है, क्या करता है बोलो? व्हाट इज अ वर्क ऑफ एन एचआर डिपार्टमेंट? क्या करता है एचआर डिपार्टमेंट? सबसे पहले हायरिंग करता है भाई। जो एम्प्लॉइज हैं, जहां पे वैकेंट एम्प्लॉइज है, मतलब जहां पे जगह खाली है, वहां पे क्या करेगा? वो हायरिंग करेगा। लिखो, उसको लिखो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। राइट द फर्स्ट टॉपिक, लिखो फटाफट लिखो, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये सबसे पहला काम होता है। हायरिंग कर ली उसने, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किया। सेकंड वर्क क्या करेगा? चलो बताओ, आप लोग बताओ क्या करेगा भाई? हायर कर लिया आपने एक्स को रख लिया, वाई को रख लिया, जेड को रख लिया। तो जब उनको रखा है ना, तो उनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे। उसे बोलते हैं कंपनसेशन। एचआर डिपार्टमेंट आदमियों को रखेगा,
उनकी सैलरी भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन बोल दो, सैलरी बोल दो, चलेगा। हो गया भाई। कंपनसेशन के बाद में राइट द थर्ड वन। अब क्या करना है, उनको रख लिया आपने, बट फ्रेशर ही होते हैं ज्यादातर। जब नया नया आदमी आता है तो उसको इतनी नॉलेज थोड़ी होती है, तो उनको क्या देंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलप। लिखो थर्ड पॉइंट। भाई आप अपने माइंड में बैठा लो क्या कर रहे हैं अपन। भाई बंदा आया तो उसका पैसे वैसे डिसाइड कर दिए, भाई कितने पैसे देंगे। फिर 2-4 दिन तो फैमिलियर करोगे ऑफिस से, ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ये वो कुछ नॉलेज नहीं होगी तो उसको ट्रेनिंग दोगे। हो सकता है 2 महीने का 3 महीने का ट्रेनिंग देना पड़े। जब आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर दिया तो वो परफॉर्म करेगा, और जब वो परफॉर्म करेगा तो फिर आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब वो परफॉर्म करना शुरू करेगा, 2-3 महीने आपकी कंपनी में काम कर दिया, तो आप चेक करोगे जो मैं काम देता हूं क्या वो पूरा करता है कि नहीं करता है, क्या उससे ज्यादा करता है कि कम करता है। आ रहे समझे, परफॉर्मेंस अप्रेजल वो बहुत जरूरी है। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करोगे ना तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन जाएगा, जिनको काम करना ही नहीं है, ऐश करते हैं वो लोग। उसके बाद क्या होगा, बोलो बोलो। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद में आता है सेफ्टी एंड हेल्थ। देखो नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बोलो, सेफ्टी एंड हेल्थ। अब बच्चे बोले इसका मतलब क्या है। अरे भाई आप एम्प्लॉइज को रखते हो ना, तो उनकी पूरी की पूरी सेफ्टी, उनका हेल्थ। हो सकता है आपने लेबर रख रखी है, अब वो लेबर धुआं बहुत ज्यादा होता है, फिर भी आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, लीवर को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या, बोलो बोलो, लेबर रिलेशन। अब सीधी सी बात है, वो जो जितने भी लेबर्स है उनके साथ में क्या बनाओगे, प्रॉपर। ये सब कौन करता है, बोलो, एचआर मैनेजर करता है। हेलो हेलो, हाँ बोले। क्लास में ही था मैं। कौन कौन बोल रहे हैं बताएं एक बार। हाँ वो कंटिन्यू कॉल कर रहे थे आप, में क्लास में होगी ना। हाँ करता हूँ, मैं करता हूँ आपको। हाँ लेबर रिलेशन हुआ। लेबर रिलेशन के बाद में आएगा आपका रिक्रूटमेंट, रिटायरमेंट एंड ट्रांसफर। अरे समझ में, आपने रिलेशन एचआर मैनेजर ही बनाता ना, रिलेशन सारा काम हो गया, सब हो गया। अब कोई 60 का हो गया तो उसको रिटायर भी करोगे। कुछ लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ट्रांसफर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है दैट इज फायरिंग। फायरिंग की नौबत भी आती है। अगर मान लो सामने वाला बंदा काम ही नहीं करना चाहता, जबरदस्ती फंसा पड़ा है आपके लिए, तो क्या करोगे, उसको फायर करोगे, नहीं करोगे, निकालना ही पड़ेगा। ये सारा काम कौन करता है बताओ, फटाफट बताना, ये सारा काम कौन करेगा, एचआर मैनेजर। तो जब ये एचआर मैनेजर, स्टॉप रखो, जब एचआर मैनेजर ये सारा काम करेगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो ये सारा का सारा जो वर्क है, अगर वो इंडिया के लिए कर रहा है या इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी के लिए कर रहा है तो एचआरएम क्या बोलेंगे इसको, बोलो, एचआरएम बोलेंगे। बट अगर आपकी कंपनी एमएनसी बन गई, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका हेड ऑफिस तो इंडिया में है, बट जापान में, चाइना में, यूएस में, जगह जगह अपनी ब्रांचेस है, तो भैया जापान वाली ब्रांच में भी तो ऑफिस में आदमी होंगे, तो उन आदमियों को कौन मेंटेन करेगा, एचआर मैनेजर। तो अब वो हायरिंग जो है ना, और ये पूरा का पूरा जो वर्क है, ये खाली डोमेस्टिक लेवल पे नहीं हो रहा, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। काम वही होगा, बस वो इंटरनेशनली होगा, और इंटरनेशनल टफ होता है। डोमेस्टिक में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इंटरनेशनल में प्रॉब्लम्स आती है। चैलेंजेस बताऊंगा मैं, आएंगे इसमें चैलेंजेस। एक तो आएगा आपका वहां का वर्क कल्चर कैसा है, वहां की लैंग्वेज कैसी है, क्या वहां के लोग काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अरब कंट्रीज आराम करते हैं वो, उनसे आप काम करवा लो, करके दिखाएंगे। जापानीज अच्छा काम करते हैं। तो ये क्या, ये सारी प्रॉब्लम्स आती, डोमेस्टिक में नहीं आएगी इतनी, क्योंकि इंडिया वालों को तो जानते हो आप अच्छे से, बट बाहर वालों की क्या। अच्छा वहां की गवर्नमेंट के लॉस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, भाई कंपनसेशन सैलरी देनी है इतनी, तो उनको उन्होंने एक पे स्केल बना रखी है, वही देनी पड़ेगी। इंडिया ने बना रखी है, सब कंट्री ने बना रखी है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल पे ज्यादा फॉलो करनी पड़ती है, और डोमेस्टिक लेवल पे उतनी चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ती है। शुरू करते हैं भैया, यहां से चलो। जो मैंने पॉइंट बता दिए वो एक टॉपिक हो चुका है आपका, स्कोप ऑफ एचआरएम। स्कोप ऑफ एचआरएम हो गया भाई, स्कोप ऑफ एचआरएम पढ़ना भाई। क्या क्या करते हैं बोलो, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करेगा बोलो, बताओ सब लोग बताओ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या करेगा, बोलो बोलो, स्कोप। ये जो मैंने बताया उनको ऊपर लिख लो, स्कोप ऑफ एचआरएम। ग्लोबल लेवल पे मेरे को आदमी रखने हैं,
मेरी कंपनी एमएनसी है, मेरे को अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग बंदा रखना है, तो उसके लिए मेरे पास में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करने का ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखाई देगा, बोलो बोलो। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई दिक्कत है तो बताओ, वर्क कर रहे हैं सारे। फिर क्या आएगा बोलो, उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, लेबर रिलेशन करेंगे, उसके अलावा भी वो इसमें है नहीं, वो एक दो पॉइंट और आएंगे, रिटायरमेंट ट्रांसफर आ जाएगा, उसके अलावा एक आपका डिमोशन भी बोलते हैं उसको, फायरिंग भी बोलते हैं। हाँ भाई बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या, क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया समझ में, कर सकते हैं इसको। अब सुनो सुनो, इधर आ जाओ, अपन बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सुनना भैया, पता है आप है ना इंटरनेशनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो, किसको रखना है, किसको निकालना है, कितनी सैलरी देनी है, ठीक है, कैसा रिलेशन मेंटेन करना है, लेबर से रिलेशन मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, स्ट्राइक लॉकआउट तो नहीं हो रही, तो उसके लिए पता है क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल्चरल फैक्टर। हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, ये टॉपिक आया था आपके किसमें, यूनिट नंबर 2 में आया था। तो हर टॉपिक, हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, तो वहां के जो एम्प्लॉइज है ना, उनकी सोच और उनका कल्चर अलग अलग होगा। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आप यूएस साइड में जाते हैं तो वहां पर क्रिसमस की वो 6 दिन की छुट्टी लेते हैं, 25 तारीख से लेके 31 तक पूरी छुट्टियां होती है वहां पे। इंडिया में तो नहीं होती, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इंडिया में शिवरात्रि की छुट्टी हो जाएगी, कोई और फेस्टिवल है मुहर्रम है उसकी छुट्टी हो जाएगी, समझो। तो यहाँ पे हर कास्ट के आदमी की अलग अलग छुट्टियां होती है, क्रिश्चियंस की अलग होती है, ठीक है, हिंदुओं की अलग होती है, सबकी अलग अलग छुट्टियां होती है। तो ये क्या क्या है, ये कल्चर। तो कल्चरल फैक्टर है ना, ये बड़ा देखो उसमें दिखाई देगा, सोसाइटी, उसके अजम्पशंस, उसकी वैल्यू, उसके रूल्स अबाउट द सोशल इंटरेक्शन। तो पता है जब अपन इंप्लॉइज को रखते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। अलग अलग कंट्री वाइज कल्चर चेंज होता है, तो इसको अकॉर्डिंग आपको अपनी पॉलिसीज को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ेगा। कैलेंडर बनेगा छुट्टियों का कैलेंडर, कौन बनाता है छुट्टियों का कैलेंडर, एचआर मैनेजर बनाता है। उस कंपनी का, तो वैसे तो गवर्नमेंट बनाएगी, और उस कंपनी का छुट्टियों का कैलेंडर कौन बनाएगा, एचआर मैनेजर। कब छुट्टी देनी है नहीं देनी है, तो जो कैलेंडर होगा ना, वो हर कंट्री का क्या बनेगा, अलग बनेगा। मानते हो नहीं मानते हो। सेकंड पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, बोलो बोलो, इकोनॉमिक फैक्टर। अब सुनना, एक कंट्री है ना, कंट्री उसको 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग, और एक होती है अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, इसमें यूके आएगा, यूएस आएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये किसमें काउंट होती है बोलो, डेवलप्ड कंट्रीज। यहां पर है ना इकोनॉमिकली वो कंट्री स्ट्रांग है, और जो कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, वहां पर जो इंप्लॉइज है ना, वो पैसे वाले होते हैं, पहले से ही लोग वैसे ही पैसे वाले हैं, तो वो जो सैलरी ना, छोटी मोटी सैलरी तो बात ही नहीं करते, क्या बोलेंगे इसको, बोलो डेवलप्ड कंट्री। तो आपको यहां पर जो कंपनसेशन डिसाइड करना है, सैलरी और वेजेस डिसाइड करना है ना, वो कंट्री वाइज कंट्री अलग अलग होता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। इसीलिए ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको अपन बोलते हैं जेनपेक, तो जेनपेक का जो वर्क है वो सारा का सारा इंडिया में क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस वाले डेवलप्ड हो गए, वहां सैलरी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वही सारा काम इंडिया वालों से रात को करा लिया जाता है। कॉल सेंटर वाला काम है, वो यूएस के लोगों को प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं। इधर आ जाओ, डेवलपिंग कंट्री, इंडिया को ले लो, बेस्ट एग्जांपल है। डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन अच्छी होती है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल जाएगा। एक आदमी अगर 10,000 में काम कर रहा है तो दूसरा 9 में मिल जाएगा आपको। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि बंदे ज्यादा है, पॉपुलेशन है। तो यहां पर आपको जो वेजेस एंड सैलरी है वो ठीक ठाक देनी पड़ती है। यहाँ वेजेस एंड सैलरी क्या देनी पड़ेगी, बोलो फटाफट बोलो, ज्यादा देनी पड़ेगी। और अंडर डेवलप में एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, जिम्बाब्वे ले लो, केनिया ले लो, ये कंट्रियां खत्म है। यहां पर बंदा फ्री में मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। उसको रोटी खाने को नहीं है और जॉब भी नहीं है, तो वहां जाओगे, कोई फैक्ट्री लगाओगे, बोलेगा सर रख लो यार, कुछ ही दे देना यार, मेरे को तो खाने का जुगाड़ नहीं है मेरे पास। तो यहां पर आपको जो वेजेस और सैलरी है ना, बहुत कम रेट में मिल जाता है। आपको एग्जांपल ध्यान होगा भाई, नैनो का जो प्लांट है, एक बात बताओ, टाटा को क्या वेस्ट बंगाल में कोई खुजली आ रही है जो वहीं जाके प्लांट लगाएगा, वो कोई और कहीं नहीं लगा सकता। वो वेस्ट बंगाल ही क्यों गया, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां लेबर इतनी लेबर पड़ी है, इतने लोग हैं वहां पर, किसी का जॉब ही नहीं है, तो वहां सस्ते में काम कर लेता हूं भाई। अगर 10 फैक्ट्रियां खुली हुई है, आप कहते हो मैं तो कम दूंगा, बोले ठीक है तू कम देगा, पड़ोसी के चला जाऊंगा मैं। जब वहां फैक्ट्री ही नहीं है, तो एक मोनोपोली से जब फैक्ट्री चलेगी,
तो वो जो देगा वो लेना पड़ेगा। आदमी घर पे खाली बैठा है, जो मिल रहा है वही ठीक है, तो वहां पे सैलरी वेजेस क्या देता, वो कम देता। बट आपकी ममता दीदी ने क्या कर दिया, उनको निकाल दिया वहां से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर फैक्टर। दिखाई दे रहा है आपको? अगर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर फैक्टर की बात करता हूं ना, तो इसका मतलब है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है। भाई सीधी सी बात है, सोचो तो सही, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो होता है ना, जो मालिक अपने एम्प्लॉयज को रखता है, उनके बीच में रिलेशन कैसा है, लेबर के बीच में और मालिक के बीच में रिलेशन कैसा है। अगर रिलेशन अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो भैया वो कंपनी ग्रो करेगी। अगर रिलेशन खराब है, समझना मेरी बात को, अगर रिलेशन क्या है बोलो, खराब है, तो उस कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो जाएगी, लॉकडाउन हो जाएगा, लेबर कभी भी बोले नहीं आ रहे कल से काम पे, कर लो क्या कर लोगे, तो कंपनी को जबरदस्त क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन बोलो बोलो लेबर रिलेशन फैक्टर विद मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट के साथ में एम्प्लॉयज का रिलेशन कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है भैया पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, दिखाई दे रहा है? तो अगर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर की बात करें ना, तो पता है अगर आप किसी बंदे को रखते हो तो उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, कंपनसेशन क्या देना है उसका रूल्स क्या होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको सैलरी देनी है। अच्छा, किसी को फायर ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे निकाल नहीं सकते, बहुत सारी गवर्नमेंट के लॉज है भैया, ऐसे कैसे निकाल दोगे आप किसी को भी? उसको 1 मंथ का नोटिस देना होगा, उसके अलावा भी आपको पूरा रीजन बताना होगा कि ये क्यों निकाल रहे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी है 1 मिनट में निकाल सकते हो, निकालोगे कोर्ट केस कर देगा, कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। तो हर कंट्री की अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, द रूल्स एंड रेगुलेशन imposed by the country's legal system strongly affect the HRM। दिखाई दे रहा है? The political legal system requirement of HRM practices, hiring, training, compensation, firing। तो ये क्या है, सब कंट्री की पता है अलग अलग लॉज है, हायरिंग के लॉज अलग है, फायरिंग के लॉज अलग है। तो वो सारे के सारे लॉज कंट्री बाई कंट्री इस HR डिपार्टमेंट को क्या करने पड़ते हैं, बोलो फॉलो करने पड़ते हैं। क्या भाई हो गया क्या ये टॉपिक? बोलो फटाफट बोलो, क्या बोलेंगे फटाफट बताना। कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, लेबर और रिलेशनशिप बिटवीन लेबर कर लो, और एक आपका पॉलिटिकल और लीगल। क्या भाई समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? क्लियर है? वापस आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा और देख लो, चैलेंजेस और देख लो। अगर मैं चैलेंजेस की बात करता हूं ना, तो पता है चैलेंजेस में से आ चुके, सबसे पहले चैलेंज है कल्चरल डाइवर्सिटी। ये बता चुका हूं मैं, हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, हर कंट्री के लोग अलग होते हैं। आपने एम्प्लॉइज रख लिए, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, उनका जो बिलीफ है, वो अलग है। वो कहते हैं हम तो इतना ही काम करेंगे, नहीं करेंगे हम तो ज्यादा, हमने हमारी जिंदगी में काम ही नहीं किया। जापानीज को लगाया, जापानीज कहते हैं हम तो पूरे दिन क्या, रात को भी काम करा लो, हम तो काम कर लेंगे। तो जापानीज होते हैं वर्क एल्कोहलिक। जापानीज क्या होते हैं? वर्क एल्कोहलिक होते हैं, मतलब उनको काम करने की आदत है और दूसरा काम नहीं करते। ठीक है, इधर से आ जाए अपन किसकी बात करते हैं, अरब कंट्रीज या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो ज्यादा पेन नहीं लेते, वो खुश रहते हैं। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्या बोलेंगे वहां पे कि वो वर्क ज्यादा नहीं करना। तो ये क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है ना। यहाँ पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी। देखो कल्चर में भी थिंक यहाँ पे दिखाई देगा आपको, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, मॉरल्स, सबके अलग अलग होते हैं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग कल्चर होने से, अलग अलग लैंग्वेजेस होने से, अलग अलग लोगों की सोच होने से ये इतना इजी नहीं है कि आप इसको क्या कर सके, मैनेज कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका, सेकंड पॉइंट में पढ़ रहा हूं आपको, दैट इज कम्युनिकेशन। यहाँ पे चलते हैं, ये वाला पढ़ रहा हूं पहले मैं, मैनेजिंग द कम्युनिकेशन चैनल। भाई कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंट्री वाइज कंट्री लैंग्वेज चेंज होती है। याद है अपन ने पढ़ा था 3000 लैंग्वेजेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 3000 लैंग्वेजेस हैं। अब कर लो, उनसे बात कर लो। एक HR मैनेजर को 3 लैंग्वेज आती होगी? आ ही नहीं सकती उसको। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय से दूसरी कंट्री में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, और कम्युनिकेशन चैनल अगर प्रॉपर नहीं है, आपसे बात ही नहीं करो, बात करो तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आपको वहां पे दिक्कत आएगी। एक और देखो भैया, मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देगा आपको, ये रहा, ऑफ वर्कफोर्स। अलग अलग तरह की वर्कफोर्स होती है भैया, अलग अलग सोच की अलग अलग तरह की वर्कफोर्स होती है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पे कंपनीज एंड द एम्प्लॉइज बोथ आर होस्ट एंड द होम कंट्री
क्रिएट अ डिफिकल्टी इन एचआर प्रैक्टिसेस एंड कंपनसेशन फिक्सिंग। दिखाई दे रहा है, आपको सैलरी फिक्स करनी, ये भी बड़ा खतरनाक काम है। कंट्री वाइज कंट्री सैलरी फिक्स करना अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि हर कंट्री के रूल्स अलग है, हर कंट्री का नॉर्म्स अलग है। तो ये जो यहाँ पर सैलरी फिक्स करनी है ना, फिक्सिंग द सैलरी, ये कंपनसेशन फिक्सिंग का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इतना इजी नहीं है कि कंपनसेशन फिक्स हो जाएगा। फिर आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ लीगल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये देखो यहाँ मिलेगा आपको, ये लीगल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इश्यूज। कंट्री वाइज कंट्री क्या होता है, अलग अलग लीगल नॉर्म्स है, रूल्स है, हर कंट्री ने अपने रूल्स बना रखे हैं। एवरी कंट्री हैज अ यूनिक लीगल and industrial relation practices. For example, the legal system is some countries are permitted to hire and fire the employees layout at will. मतलब यहाँ पे अपनी मर्जी से आप किसी को भी निकाल सकते हो, किसी को भी रख सकते हो कुछ कंट्रीज में, और कुछ कंट्रीज में आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। इतना इजी नहीं है किसी को भी रखना और निकालना। आप समझ रहे हो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट दिखाई देगा एचआर प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री। दिखाई दे रहा है भैया, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से एचआर प्रैक्टिसेस को करना पड़ता है, डिपेंड करता है कंट्री वाइज कंट्री। जिस कंट्री के अंदर आपको लग रहा है गवर्नमेंट के नॉर्म्स कुछ और है, उस कंट्री में एचआर प्रैक्टिसेस कुछ और तरीके से चलेंगी। जिस कंट्री में गवर्नमेंट के नॉर्म्स कुछ लिबरल है, तो वहां उस तरीके से चलेगी। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो सारा का सारा जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है, वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स सबको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। बोलो कर लोगे, हो जाएगा। अगर आप IHRM आता है तो IHRM को लिख सकते हो ना। हल्का सा डेफिनेशन और देख लो भैया IHRM की, 2 मिनट लूंगा, हो गया टॉपिक। अब इसका जो डेफिनेशन है वो आपको दिखा रहे हैं, देखना भैया। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट अ वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप इंडिया में नहीं कर रहे हो, पूरी दुनिया में क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। इट एग्जामिन द वे इन विच द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस द डिफरेंट नेशंस। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग नेशंस में मैं अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहा हूं, बोलो, मैनेज कर रहा हूं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी टू बी सक्सेसफुल ग्लोबली। अगर आपको ग्लोबली सक्सेस होना है तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करना बहुत कंफर्टेबल, मतलब करना पड़ेगा उसको। अब देखो यहाँ पे दिखाई देगा IHRM is the most important and crucial factor. Without IHRM, efficient and effective management is not possible. अगर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है ना, तो इतना इजी नहीं है कि आप फॉरेन के अलग अलग कंट्री के अलग अलग ब्रांचेस के एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। IHRM required much broader perspective even from the most common HR practices. ठीक है भाई, छोड़ दूं, आगे देखो लास्ट में मिलेगा IHRM is simply and HRM in a large scale. क्या हुआ, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं, स्केल बढ़ा दूं, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, IHRM। खत्म। अब बोलो, क्या अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले तो भैया ये शुरू करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है, उसके अंदर कंपनसेशन करता है, ठीक है, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, फिर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, सेफ्टी हेल्थ, फिर क्या आपका लेबर रिलेशन, फिर इसके बाद में उनका रिटायरमेंट और ट्रांसफर, और फिर फायर। तो ये जो सारा काम है, ये सारा का सारा काम करना HRM का काम है। और इस काम को अगर इंटरनेशनली किया जाए तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन जाएगा। और उसके बाद में स्कोप वाले पार्ट हो जाएंगे। फिर यहां से अपन चलेंगे फैक्टर्स, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल हो गया। फिर आपके चैलेंजेस हो जाएंगे, खत्म कहानी। बोलो भाई, यहां तो कोई डाउट है क्या, हो गया क्या, क्लियर है। तो मेरी तरफ से आपका एक टॉपिक हो गया जिसका नाम है IHRM। हाँ भाई।